जी। So today we are going to discuss operators. ऑपरेटर क्या होते हैं? देखिए बेटा, ऑपरेटर्स आर द सिंबल। सबसे पहले तो ऑपरेटर की डेफिनेशन देखिए। ऑपरेटर मतलब किसी के ऊपर ऑपरेट करना, है ना। अब ये ऑपरेटर किसके ऊपर ऑपरेट करेंगे? वेरिएबल्स के, जिनके पास कोई वैल्यू है ना। जैसे दो वैल्यूज को ऐड करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना, कंपैरिजन करना, इस जगह पे हमें अलग अलग ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन सबसे पहले क्या बनेगी? देखिए, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स, ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर टू परफॉर्म, दो टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। अब मैथमेटिकल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इसके अलावा भी कुछ और हैं, डन। और लॉजिकल क्या है? जिसमें हम कोई कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, इस टाइप की लॉजिक फाइंड आउट करना किसी के बीच में, ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं, इस टाइप के कोई रिलेशन या लॉजिक फाइंड करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, डन। तो प्लीज म्यूट योर सेल्फ। तो ऑपरेटर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो है यूनरी ऑपरेटर और दूसरे हैं बाइनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर की हमारे पास दो कैटेगरी हैं। अब यूनरी का मतलब क्या है? एक, यूनरी का मतलब क्या है? वन। और बाइनरी का मतलब, बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं ना, तो बाइनरी का मतलब है टू, ठीक है। तो जो ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, तो इनके लिए हमें क्या है? दो वैल्यूज की जरूरत है। इनके लिए हमारे पास क्या है? दो वैल्यू की जरूरत है। ये हम अगर प्लस करना चाहते हैं तो दो वैल्यू का होगा, है ना। 5 और 6 हो गया तो ये 11 बन जाएगा, है ना। तो इनके लिए हमें दो वैल्यूज की जरूरत है। जिनके लिए दो वैल्यूज की जरूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और जिनके लिए एक ऑपरेटर की, एक वैल्यू की जरूरत होती है, उन्हें हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर कौन सा हो सकता है? जैसे देखिए, मेरे को किसी वेरिएबल को वैल्यू देनी है 5, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पॉजिटिव है बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने किसी को नेगेटिव वैल्यू देनी है, ए इक्वल -5 देना है, तो यहाँ पे साइन लगा ना, तो यही है इस ऑपरेटर के लिए, माइनस ऑपरेटर के लिए जो यूनरी ऑपरेटर है। ऐसा नहीं है कि ये, इसे यूनरी माइनस बोला जाता है, और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर अलग है यहाँ पे देखिए, ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेटर है। क्योंकि जो हम दो चीजों, एक में से घटा रहे हैं, तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। लेकिन किसी वैल्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने के लिए दो वैल्यूज की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है तो प्लस है, नेगेटिव है तो वो वैल्यू माइनस लगेगा उसके आगे। तो इसी तरीके से हमारे पास नॉट भी एक क्या है? यूनरी ऑपरेटर है, प्लस यूनरी ऑपरेटर है, बिटवाइज ये हम करते नहीं है अभी, +2 में आएगा बिटवाइज के बारे में, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये कुछ ऑपरेटर हैं यूनरी और बाइनरी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर में प्लस और माइनस। ये मैंने अभी बताया आपको, किसी वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो वो यूनरी प्लस हो गया, और किसी वैल्यू को नेगेटिव करना है तो वो यूनरी माइनस हो गया। बाय डिफॉल्ट प्लस होती है, प्लस का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, डन। तो इस तरीके से हम ये दो यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी चीज को रिवर्ट कर देता है, किसी रिजल्ट को रिवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई रिजल्ट ट्रू दे रहा है तो हमें उसे फाइल्स बनाना है। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, एज लेस देन इक्वल टू 18 या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन एलिजिबल फॉर वोट, है ना, ये प्रोग्राम हमने किया हुआ है। तो अगर हम उस ऑपरेशन को, ट्रू को अगर हम फॉल्स बनाना चाहते हैं, अगर हम ट्रू को फॉल्स बनाना चाहते हैं, तो हम उसके आगे लगा देंगे नॉट ट्रू, या कोई कंपैरिजन नॉट ट्रू। तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ बच्चे, जस्ट वेट, 1 मिनट रुकिए, मेरे को शेयर करनी दीजिए लैपटॉप की स्क्रीन। जी, तो यहाँ पे देखिए बच्चा,
हाँ, तो यहाँ पे आपको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है। डन। सबको मेरी ये स्क्रीन दिख रही है। यहाँ पे देखिए, हम नॉट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ देखिए, अब मैंने क्या है, कोई कंपैरिजन करना है। ए एक मेरे पास वैल्यू है 5, बी एक मेरे पास वैल्यू है 3। मैं लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। तो ये मेरे को क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। हाँ, ट्रू, ए ग्रेटर देन बी है। तो यहाँ तो पे यहाँ पे देखिए मेरे देखिए पास मेरे पास ए ए 5 है, 5 है, बी 3 है, है, मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी। तो इसने मेरे को मेरे क्या को आंसर क्या दिया, ट्रू दिया। अगर मैं इसी मैं के इसी आगे के नॉट लगा नॉट दूंगा, लगा नॉट ए ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी, बी, तो इसने तो मेरे को इसने मेरे फॉल्स को दे दिया। फॉल्स दे मतलब दिया, कि जो रिजल्ट ट्रू आ रहा है उसको रिवर्ट करना वर्ड है। कर। क्लियर। क्लियर। तो इसीलिए हम इसीलिए क्या हम यूज क्या यूज करते हैं, करते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ही वैल्यू है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं सिंपली नॉट फॉल्स लिखता हूँ तो ये ट्रू दे देगा, उसको कन्वर्ट कर दिया। तो इसको कितने ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ी, है ना। तो इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बच्चा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं, प्लस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अर्थमेटिक प्लस, माइनस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो स्टार का सिंबल होता है, उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद ये फ्लोर डिवीजन है, और ये है एक परसेंटेज। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मेरे पास दो वेरिएबल बना लेता हूं, मैंने दो नंबर को ऐड करना है। ठीक है, a इक्वल 5, b इक्वल 6 एंड c इक्वल a प्लस b करता हूं मैं। ठीक है, तो c में क्या स्टोर हो गया, 11। डन। तो ये प्लस होने के लिए, तो यहाँ पे देखिए प्लस के दोनों तरफ ऑपरेंड है, इन्हें ऑपरेंड बोलेंगे। जिनके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेट करता है उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे सी में स्टोर हो गया इसका सम। इसी तरीके से हम माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डन। तो अब सी में क्या है, देखिए -1 आ गया, क्योंकि ए क्या था, 5 था, बी क्या था, 6 था, तो माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। इसी तरीके से हम अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी। ये जरूरी नहीं है आप इसी पे कर सकते हो, कोई और वैल्यू भी आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 5 इंटू 6 30 आ गया। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे बी, अब यहाँ पे डिवाइड वाले हमारे पास ये देखिए तीन ऑपरेटर हैं, 1 2 और ये मॉडुलस भी है। तो यहाँ पे इनका क्या फर्क है, पहले तो ये सिंगल स्लैश और डबल स्लैश के बीच में डिफरेंस भी देखते हैं। सिंगल स्लैश डिवाइड है और डबल स्लैश हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन है। इनमें फर्क क्या है, देखिए अगर मैं a डिवाइड b लिखता हूं तो मेरे को क्या है, पॉइंट्स में आंसर आएगा। ये मतलब कि पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। जब मैं b डिवाइड a लिखता हूं तो मेरे को क्या है, 1.2। ठीक है, तो पॉइंट्स में आंसर आया मेरे को। लेकिन अगर मैं b डिवाइड डिवाइड a लिखता हूं तो मेरे को राउंड ऑफ करके आंसर आ जाएगा, फ्लोर वैल्यू आ जाएगी उसकी। तो इसकी फ्लोर वैल्यू क्या है, 1। तो इसने क्या कर दिया, 1 दे दिया। तो डबल स्लैश से हमें कोई पॉइंट वाला आंसर नहीं मिलता, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। अब थर्ड वाला रह जाता है ये परसेंटेज वाला साइन, जिसे मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है। मतलब कि जब मैं b को b मॉडुलस a करूंगा तो b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू मेरे पास 6 है, और जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर भी 1 आएगा मेरे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू चेंज करता हूँ, देखिए b की वैल्यू मैंने कर दी 8। अब मैं फिर से ये b डिवाइड बाय a कर रहा हूँ, b मॉडुलस a कर रहा हूँ। तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 और डिवाइड कर रहा हूँ a से, तो कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। b को जब आप a से डिवाइड करोगे, 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा।
क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से क्या है, इन तीनों ऑपरेटर्स में हम ये डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल जो है, सिंगल स्लैश हमें पॉइंट्स में आंसर देगी, डबल स्लैश हमें फ्लोर वैल्यू देगी, और जो मॉडुलस है रिमाइंडर देगा। और ये हमेशा जिसके साथ आप डिवाइड कर रहे हो इससे एक लेस होगा, 0 1 2 3 अप टू सो n - 1 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के साथ एक और ऑपरेटर आता है, डबल स्टार। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो अगर आपके पास कोई a वैल्यू है, a इक्वल 2 है और b इक्वल 5 है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई b, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई कर देगा इसको, 10 दिया, 5 इंटू 2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे a इंटू b कर रहा हूं, तो ये क्या देगा, ये इसको बेस वैल्यू बना देगा, मतलब कि 2 बेस बन गया, और ये b जो इसकी पावर बन गई, 2 रेज टू पावर 5 बन गया। तो 2 रेज टू पावर 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो इसका आंसर क्या है, 32 आएगा आपके पास। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्लियर, और इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। तो ये 6 ऑपरेटर है मेरे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर नेम से ही क्लियर है, जो किसी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं, दो चीजों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो रिलेशन कैसा हो सकता है, जैसे कोई छोटा है या बड़ा है, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटी है, बड़ी है, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास दो वैल्यू हैं, ए इक्वल 60, बी इक्वल 40 एंड सी इक्वल 45 ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, तो a b से बड़ा है, तो ये रिजल्ट क्या देगा आपको, ट्रू या फॉल्स में देगा। तो यहाँ पे देखिए a b से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ट्रू आ गया। ठीक है, अगर हमने लिखा b a ग्रेटर देन लेस देन b, तो ये हमें फॉल्स देगा क्योंकि a b से बड़ा नहीं है। अब ये ग्रेटर और लेस तो क्लियर हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये a की वैल्यू कब तक कंपेयर करेगा, जब तक लेस ग्रेटर है या इक्वल टू है। यहाँ पे मैं एक d वेरिएबल बना लेता हूँ, d इक्वल 40, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू d, तो ये भी ट्रू देगा क्योंकि ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है दोनों वैल्यू, तो यहाँ पे इक्वल टू। इसी तरीके से लेस देन के लिए भी ये ट्रू ही देगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूं लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन लेस देन इक्वल टू के लिए इसने फॉल्स कैसे दे दिया। ओह सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी को फिलअप करना था मैंने, बी लेस देन इक्वल टू डी, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, पहले वाली भी स्टेटमेंट गलत है। बी, देखिए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, और डी की वैल्यू भी क्या है 40 है, तो मैंने लिखा बी लेस देन इक्वल टू 40। इसी तरीके से बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू को भी कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे इक्वल इक्वल का ऑपरेटर का काम क्या है, दोनों एग्जैक्ट सेम वैल्यू होनी चाहिए, बी इक्वल इक्वल डी, तो ये ट्रू आ गया। अब जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो नॉट इक्वल टू का आ जाएगा। यहाँ पे नॉट का सिंबल कहाँ से डलेगा, जहाँ पे क्यू होती है आपके कीबोर्ड पे, उसी के ऊपर एक सिंबल होता है नॉट का, तो ये नॉट लगा देना है यहाँ से, नॉट, नॉट इक्वल टू, लेकिन वो तो दोनों इक्वल है तो इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। अब जब हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो नॉट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि रिजल्ट को इन्वर्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे हमारे पास b इक्वल इक्वल डी दिया हुआ है ना, b इक्वल इक्वल डी दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, ट्रू। अब मैं इसी के आगे लिखता हूँ नॉट b इक्वल इक्वल डी, तो इसने फॉल्स दे दिया, रिवर्ट कर दिया उसका रिजल्ट। अब एंड का और नॉट का काम क्या है, सॉरी और का क्या काम है, एंड और गेट हमने पढ़े हुए हैं। एंड काम क्या करता है, जब सारी इनपुट इसको हाई मिलेंगी तो ये आउटपुट हाई देगा, है ना, और एक भी अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई देगा, मतलब कि हाई का मतलब ट्रू है।
तो एंड जो है दो रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर आर द ऑपरेटर विच आर यूज्ड टू कंपेयर विच आर यूज्ड टू कंबाइन टू रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैंने चेक करना है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो इसने क्या कर दिया? ट्रू दे दिया। देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू क्या थी? 60। ए ग्रेटर देन बी, हाँ जी ट्रू है, एंड ए ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू, दोनों अगर ट्रू मिलेंगे इसको तो ट्रू होगा। यहाँ पे अगर हम ये कर देंगे, देखो ए लेस देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो ये फॉल्स कर देगा, क्योंकि एक रिजल्ट इसको फॉल्स मिल गया, ये वाला रिजल्ट इसको फॉल्स मिल गया। क्लियर? तो इसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी लॉजिक गेट्स की, तो गेट वाले ही काम है यहाँ पे। दोनों तरफ के रिजल्ट एंड के ट्रू होने चाहिए, फिर रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। जैसे ये वाला रिजल्ट ट्रू है। क्लियर? दूसरी तरफ और का काम क्या है? और को चाहे दोनों ट्रू मिले, देखिए यहाँ पे, तो भी वो ट्रू देगा। और को अगर एक भी ट्रू मिला, जैसे a ग्रेटर देन बी, a लेस देन बी एंड a ग्रेटर देन सी, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। और हम यहाँ पे एंड डालेंगे तो सॉरी, अगर हम यहाँ पे एंड डालेंगे तो फॉल्स आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे और डाल देंगे तो ये रिजल्ट ट्रू दे देगा, क्योंकि इसको ये तो फॉल्स मिला लेकिन ये ट्रू मिल गया। चाहे ये ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, चाहे दोनों ट्रू हो जाए, और क्या रिजल्ट देगा? ट्रू देगा। ये फॉल्स कब देगा? जब दोनों ही रिजल्ट इसके फॉल्स होंगे। तो मैंने लिखा ए लेस देन बी और ए लेस देन सी। तो ए देखिए क्या है? ए 60 है, ए लेस देन बी बोल रहा है नहीं है, ए लेस देन सी नहीं है, दोनों फॉल्स हो गए। अब इस सिचुएशन में ये रिजल्ट आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। देखिए फॉल्स आया ना? तो ये है आपके रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर। तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं, नॉट, एंड, और। 6 रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। कौन कौन से? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो आपने किए ही हुए हैं पहले। क्लियर? उसी के साथ डिवाइड में हमारे पास एक मॉडुलस आ जाता है, एक फ्लोर डिवीजन आ जाता है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास एक आ जाता है एक्सपोनेंशियल। तो 3 ये ऑपरेटर और 4 जो आप मैथ में यूज करते हो, टोटल नंबर ऑफ 7 ऑपरेटर्स हमारे पास अरिथमेटिक आ गए। क्लियर बच्चा? तो ये थे आपके कुछ ऑपरेटर। इसके बाद मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, स्क्रीन दूसरी शेयर करता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे हाँ जी बच्चा, तो हमने यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर कर लिए, अरिथमेटिक कर लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ ये ऑपरेटर हैं, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इनको। शिफ्ट ऑपरेटर अभी आपको ये कंफ्यूज करेंगे, तो आने वाली क्लासेस में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। फिर उसके पास हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर लिए, लेस देन, ग्रेटर देन, लॉजिकल कर लिए, लॉजिकल एंड और नॉट भी है इसी की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे नॉट भी लिख लेना है, क्योंकि उसको यूनरी में डाल दिया बेटा, लेकिन है इसी का पार्ट है ये। तो उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है?
जो राइट हैंड, ये राइट हैंड है ना और ये लेफ्ट हैंड है, तो ये राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड के वेरिएबल को दे देता है। राइट हैंड पे आपके एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैंने b इक्वल a लिख दिया तो ये a की वैल्यू b में चली जाएगी, और ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है c इक्वल a प्लस b, ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये राइट हैंड साइड की, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है उसको वैल्यू देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। क्लियर बच्चा? तो इसी के साथ हमारे पास कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं, जैसे मैंने लिखना है a इक्वल a प्लस 5, तो इस a के अंदर a 5 ऐड करना है, और उसकी जो रिजल्ट आएगा a के अंदर, a की सपोज वैल्यू क्या है 20 है, तो a के अंदर हमने, ये a है, क्या ऐड करना है, a की खुद की वैल्यू प्लस 5। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरी एज आज से 5 साल बाद 25 साल की हो जाएगी, आज मेरी एज कितनी है 20 साल की, तो मैंने अपनी एज के अंदर ही इसको ऐड किया है ना, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल 5। बस ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरीके से a मल्टीप्लाई इक्वल 5 या जो भी वैल्यू है, तो ये सारे ऑपरेटर आपके पास, इन्हें बोलते हैं शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और उसके बाद आते हैं नॉट एंड नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, जैसे हमने फॉर लूप में किया था फॉर आई इन रेंज, ठीक है, तो वहां पे नॉट इन, इन और नॉट इन दो मेंबरशिप चेक करते हैं कि इसके अंदर ये चीज है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं कुछ। उसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे टोकन्स का लास्ट टॉपिक है, पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, देखिए प्रोग्रामिंग को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्चुएटर्स यूज करते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें, तो लैंग्वेज को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, है, हुर्रे, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगाते हो, जब किसी स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए डॉट लगाते हो, कॉलन लगाते हो कहीं पे, ठीक है, ये कॉलन हाइफन लगाते हो, या किसी वर्ड को आप सिंगल इन्वर्टर डबल इन्वर्टर में क्लोज करते हो, ठीक है, किसी के आगे आप हैश लगाते हो इंग्लिश में, ठीक है, या किसी को ब्रैकेट्स में लिखते हो, तो वो उसको क्या है, मोर रीडेबल बनाता है ना इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इसी तरीके से पाइथन में कुछ ये सिंबल्स हैं जो आपके एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट्स को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पंक्चुएटर्स यूज करते हैं। देखिए पंक्चुएटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फेसिस द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए यह हेल्पफुल कैसे है, तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास एक वेरिएबल है 5 इंटू 6 प्लस 7, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले ये होगा सॉल्व 30 प्लस 7, 37 आ गया, लेकिन इसका रिजल्ट बदल भी सकता है विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएटर। a इक्वल 5 प्लस, सॉरी 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 7, तो इसको मैंने अगर ब्रैकेट में डाल दिया तो पहले ये ऐड होंगे बेटा, 6 और 7 कितने हो गए, 13 मल्टीप्लाई 5, तो 65 इसका आंसर आ गया, बदल गया ना रिजल्ट, ड्यू टू पंक्चुएटर इसका रिजल्ट बदल गया, देखो बेटा, ठीक है, क्योंकि इस पंक्चुएटर की जो प्रायोरिटी है हाई है, इससे मल्टीप्लाई से भी ज्यादा। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे टोकन, 5 टाइप के टोकन हमने डिस्कस कर लिए कल वाली और आज वाली क्लास में। तो इसके बाद हमारे पास बेटा आ जाता है बैकबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो बैकबोन क्या है, पाइथन प्रोग्राम में हमारे पास क्या कुछ होता है, एक जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इसकी उसको बोला जाता है बैकबोन, ठीक है। जैसे हमारी बैकबोन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में क्या कुछ है, ठीक है, जैसे हेड है, हैंड है, तो आईज हैं, आईज देखने के लिए हैं, जो टंग है वो बोलने के लिए है, ईयर सुनने के लिए है, पैर चलने के लिए है, हाथ कुछ काम करने के लिए है, जो स्टमक है हमारा डाइजेस्ट करने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, अलग अलग काम है। तो यहाँ पे पाइथन का जो पूरा एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बैकबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। मतलब ये एक पाइथन के प्रोग्राम में क्या कुछ आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे कुछ ये देखिए स्टेटमेंट, जब भी ये कंप्लीट कोई लाइन कंप्लीट होती है, कोई भी लाइन एक वेरिएबल डिक्लेरेशन की लाइन ही है, a इक्वल 5 b इक्वल 6, तो ये कंप्लीट क्या है, एक स्टेटमेंट है। जैसे आपने कोई प्रिंट किया, प्रिंट हेलो, ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, तो इसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब ये कंप्लीट लाइन को हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर? तो उसके बाद एक आता है यहाँ पे, स्टेटमेंट आपका हो गया, उसके बाद हमारा है एक्सप्रेशन। जैसे कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल, इसको दे दिया किसी को, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन बोलेंगे।
उसके बाद फंक्शन, हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन। जब हम प्लस 2 में जाएंगे तो फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन की छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बनी बनाई होती हैं, जैसे हमने आईडी फंक्शन किया है, टाइप फंक्शन किया है, इंट फंक्शन किया है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन किया है। तो ये क्या है, बने बनाए हैं, इनकी कोडिंग हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा काम इजी कर देते हैं। जैसे स्ट्रिंग में भी हमने बहुत सारे फंक्शन किए हैं, अपर, लोअर, इज डिजिट, इज अल्फा, इज नम, ठीक है, ये सारे फंक्शन है, बने बनाए हैं। लेकिन ये क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी में बने बनाए पड़े हैं। लेकिन पाइथन की लाइब्रेरी में अगर कोई ऐसा फंक्शन ना हो जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, तो हम अपने खुद के फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है डेफ, ये हमारा खुद का फंक्शन बना हुआ है। तो हम आने वाली क्लासेस में इसको जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद हमारा फंक्शन हो गया। अब ब्लॉक इंडेंटेशन क्या है यहाँ पे? ब्लॉक देखिए, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ये एल्स लिखी है, ये इफ लिखी है, जैसे ही आप ये कॉलन लगाते हो तो ये स्टेटमेंट जो है इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाती है, इफ के अंडर है ये स्टेटमेंट। इसी तरीके से ये एल्स के अंडर, ये वाली स्टेटमेंट एल्स के अंडर है। तो जब स्टेटमेंट किसी के अंडर आती है तो ये पर्टिकुलर स्पेस छोड़ती है, जैसे ये फंक्शन के अंडर है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्पेस छोड़ती है, देखो, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इस स्पेस को? इंडेंटेशन। जब आप ये कॉलन डालोगे ना, इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप के आगे, तो ऑटोमेटिकली स्पेस ऑटोमेटिकली आपका जो आइडियली है दे देता है। तो इसे ही बोलते हैं हम इंडेंटेशन। और ब्लॉक किसको बोलते हैं? जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंडर आ जाती हैं। जैसे मैंने लिखा इफ, यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई, कॉलन लगाया, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट क्या है, एक ब्लॉक बना रहा है, और इसके आगे की स्पेस क्या है, ये इंडेंटेशन है। क्लियर बच्चा? इसे ब्लॉक बोलते हैं, इसे सूट बोलते हैं, इसे ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। क्लियर? तो ये हमारे थे। उसके बाद हमारा रह गया कमेंट। तो कमेंट क्या है? देखिए, जैसे किसी भी प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए हम उसमें कुछ क्या करते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और कमेंट हैश से स्टार्ट होता है। जब भी आप कोई लाइन हैश से लिखोगे तो इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है, पढ़ता नहीं है, लेकिन वो यूजर की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए, दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन यू फॉलो, और कहाँ पे दिया हुआ है, मेन प्रोग्राम कोड फॉलो। तो आप यहाँ पे क्या है, कोई भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे आपने कोई 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है, तो आप स्टार्टिंग में बता सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। तो इसको रीड नहीं करेगा इंटरप्रेटर आपका, पाइथन इसको रीड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। तो आपको पता लगा ना ये प्रोग्राम किसके बारे में है। इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी टाइप का कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद हैश लाइन। तो कमेंट यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। जो सिंगल लाइन कमेंट है वो एक सिंगल लाइन कमेंट जो है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। लेट मी ओपन दैट पेज। कमेंट ये रहे। तो सिंगल लाइन कमेंट जो है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो इनलाइन कमेंट होता है, एक होता है हमारा इनलाइन कमेंट, और दूसरा कौन सा है हमारा, फुल लाइन कमेंट। एक इनलाइन कमेंट है, फुल लाइन कमेंट है। जो जो कमेंट किसी स्टेटमेंट के आगे आ रहा हो, जो कमेंट किसी स्टेटमेंट के आगे आ रहा है, जैसे ये देखिए, ये स्टेटमेंट दी हुई है आपकी, ये स्टेटमेंट, और इसी लाइन में ये कमेंट लिख दिया, तो ये क्या है, आपका इनलाइन कमेंट है। क्या है आपका? इनलाइन कमेंट है। लेकिन ये देखिए, इसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टैंड अलोन है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, बिगनिंस विद हैश, ये फुल लाइन कमेंट है, ये फुल लाइन कमेंट है। और ये कौन सा है? इनलाइन कमेंट। इसके अलावा अगर हमने बहुत बड़ा कमेंट लिखना है, कोई मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑल स्ट्रिंग के रूल फॉलो होंगे यहाँ पे बच्चा। तो यहाँ पे चलते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट के ऊपर। देखिए, मल्टी लाइन कमेंट्स हमेशा ट्रिपल कोट्स में आएंगे। देखिए, ट्रिपल कोट्स, ठीक है, ये सारा मल्टी लाइन कमेंट है, जितना मर्जी लिखते रहिए, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर मल्टी लाइन स्ट्रिंग और कमेंट में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है हम किसी को असाइन करते हैं बच्चा, ठीक है, हम ये किसी को असाइन करेंगे किसी वेरिएबल को, लेकिन कमेंट कभी किसी को असाइन नहीं होता। देखिए, इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन कमेंट एक और बनाने का तरीका है, आप ये तरीका भी है, आप सिंगल लाइन कमेंट लिखते जाइए, इसको भी मल्टी लाइन कमेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक इन लाइन और एक फुल लाइन कमेंट। और जो मल्टी लाइन कमेंट है वो हमारे पास 2 टाइप से बना सकते हैं हम, जो ट्रिपल कोट से और हैश साइन से, लगातार हैश लगाते जाइए, ठीक है बच्चा। तो इसके बाद हमारे पास ये फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। इसको देखिए क्या है, अ फंक्शन इज अ कोड दैट हैज नेम एंड
इट कैन बी रीयूज, हम इसको बार बार यूज करते हैं। देखिए आपको प्रिंट फंक्शन बना पड़ा है आपकी लाइब्रेरी में, आपको कभी ये तो नहीं कहता भी मैं 10 बार यूज होऊंगा, 5 बार यूज होऊंगा, नहीं, कितनी मर्जी टाइम आप उसको यूज कर सकते हो, कितने मर्जी टाइम, ठीक है। तो फंक्शन का यही फायदा होता है कि रीयूजेबिलिटी होती है हमारे पास। क्लियर? उसके बाद हमारे पास ये है वेरिएबल, वेरिएबल एंड असाइनमेंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के नेम से क्लियर होता है, देखिए वेरिएबल चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल बोलते हैं इसको। क्लियर? तो हमें वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं? कोई भी नेम देते हैं हम वेरिएबल को जो आइडेंटिफायर के सारे रूल फॉलो करता है, उसके बाद इक्वल टू साइन, और उसको कोई वैल्यू देते हैं। अब ये वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? एक कांस्टेंट हो सकती है, एक एक्सप्रेशन हो सकती है, और ये एक वेरिएबल खुद भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, a इक्वल 5, ये बन गया कांस्टेंट, b इक्वल a, ये बन गया आपका वेरिएबल को वेरिएबल असाइन करना, कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। अब एक्सप्रेशन c इक्वल a प्लस b, तो ये क्या है? आपकी एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड पे है, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, और एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, किसी भी टाइप की एक्सप्रेशन हो सकती है, तो ये एक वेरिएबल है। और पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करने का एक ही तरीका है, हम इसको जब वैल्यू देंगे तभी वेरिएबल क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब वेरिएबल को वेरिएबल क्यों बोलते हैं? मतलब कि वेरी का मतलब चेंजेबल। तो कोई प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, यहाँ पे 5 है और b इक्वल 6 है, मैंने a और b को वैल्यू को क्या कर दिया, a प्लस b करके प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, a में 20 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ प्रिंट a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, यहाँ पे 11 आएगी। अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी, 26, क्योंकि a की वैल्यू चेंज हो चुकी है। इसीलिए वेरिएबल मतलब वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, फिक्स होते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 जो वेरिएबल कंटेन कर सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, वेरिएबल में एक टर्म आती है एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब क्या है, जो वेरिएबल के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है, और आर वैल्यू का क्या मतलब है, ये है आर वैल्यू, इसकी आर वैल्यू। देखिए, एक्सप्रेशन दैट कैन कम्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के जो राइट पे आती है उसको आर वैल्यू बोलते हैं, जो लेफ्ट पे आती है उसको एल वैल्यू बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई पजल होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम वेरिएबल को असाइन कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे मल्टीपल असाइनमेंट। यहाँ पे पहले देखिए, वेरिएबल को हम ऐसे भी असाइन करते हैं, अगर हमने बहुत सारे वेरिएबल को एक ही वैल्यू देनी है, जैसे a इक्वल बी इक्वल सी इक्वल डी इक्वल 10, तो ये सभी की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इसको मल्टीपल असाइनमेंट भी बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम बहुत सारे वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे दी हुई है x, y, z, लेकिन इक्वल टू के बाद इतनी ही वैल्यू यहाँ पे कॉमा डाल के होनी चाहिए। तो x को क्या मिलेगा 10, y को क्या मिलेगा 20, z को क्या मिलेगा 30। तो ये भी वेरिएबल की असाइनमेंट का एक तरीका है। तो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल को बनाने के लिए यही कुछ है, इसको एक बार रीड आउट जरूर कर लेना बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डायनेमिक टाइपिंग। तो ये डायनेमिक टाइपिंग क्या है? डायनेमिक टाइपिंग का मतलब है कि वेरिएबल जो है किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। जैसे a इक्वल, यहाँ पे दे दिया हमने 50, ये तो इंटीजर है, 50 इंटीजर है। इसी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने इसकी वैल्यू बदल दी, a इक्वल 50.50, तो ये फ्लोट बन गया। अब a क्या है, फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। और इसी आगे वाली स्टेटमेंट में हमने क्या कर दिया, a इक्वल मानव, ठीक। तो अब ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया, मतलब कि ये जो है वैल्यू कभी भी हम उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, तो इसे डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, समझिए इसको। x की वैल्यू क्या है, पहले 10 है, कुछ स्टेटमेंट के बाद x की वैल्यू क्या होगी, हेलो वर्ल्ड। तो अगर हम यहाँ तक x की वैल्यू को यूज करेंगे तो ये 10 ही देगा हमें, लेकिन इसके बाद क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड। और ये पहले क्या था, इंटीजर था, देखिए यहाँ पे इंट दिया हुआ है, बाद में ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया इसके बाद।
ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब आई थिंक क्लास ओवर होने का टाइम हो चुका है। सो लेट मी फिनिश दिस। तो एक और कंसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। इतने हमारा क्या है, ये मेरे को कैसे हम इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। वैसे हालांकि सभी को पता है कि हम कैसे इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए चलता हूँ।